अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मंकी पॉक्स क्या बला बनाम सरकार। कोरोना से निबड़ते निबड़ते हम यहाँ तक आ गए कि कोरोना के अंदर बहुत सारे हमाकतें भी हुई, बहुत सारे अच्छे कदम भी उठाए गए, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कोरोना के अंदर बहुत सारे प्यारे हमसे जुदा भी हो गए, जिनमें हमारे अपने अजीज़ शामिल हैं। तो ये अब एक और बीमारी के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मंकी पॉक्स जो सा है अब वो आ रहा है और वो बाहर से ही आएगा, जब भी आएगा बाहर से आएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये कोरोना वायरस से कितना मुख्तलिफ है, ये मंकी पॉक्स है क्या, ये मंकी पॉक्स फैलता कैसे है, ये मंकी पॉक्स की बीमारी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। उसके लिए हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे वायरोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के पहले वायरोलॉजिस्ट हैं, ब्रिगेडियर हैं, पाक फ़ौज में सर्व कर चुके हैं, कीनिया उधर अफ्रीका में भी सर्व कर चुके हैं, अफ्रीका में वो वायरल डिजीज़ पे काम कर चुके हैं। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मंकी पॉक्स है, क्योंकि अभी तक हम सारे इसमें कंफ्यूज हैं, आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ, जाके पूछना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि हम सबको पता है, हमारे घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे घर में ऐसे लोग भी हैं जो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको अगर ये बीमारी लगी तो खुदा ना खास्ता उनके लिए जानलेवा हो सकती है। तो हमें इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आज का शो ज़रूर देखिएगा, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा। आइए चल के बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक से। कोरोना से दुनिया अभी संभली है, लेकिन इसके बाद एक और वायरस जो है वो सर उठा बैठा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक पैंडेमिक की सूरत इख्तियार करने का दे दिया है, एलानिया कर दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये एक वर्ल्ड डिजीज़ हो सकती है और ये दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल सकती है। उन्होंने कहा है कि आप सब इससे एहतियात करें। तो जिस तरह कोरोना में हमने स्पेशली जब जितने भी शोज़ किए तो हम कोशिश करते थे आपको बेहतरीन माहिरीन से पूछें और बेहतरीन माहिरीन की राय जो सी है उस पर आपको दें, ताकि खौफ ना फैले और आप किसी कहते हैं ना नीम हकीम मताई के पास ना चले जाएं और आप उससे अपने आप को ख़राब ना करवा लें, अपनी ज़िंदगी को नुकसान ना पहुँचा लें, अपने जहन को नुकसान ना पहुँचा लें, क्योंकि इसका ज़्यादा खौफ ज़्यादा होता है ना किसी भी बीमारी का, स्पेशली वायरस का खौफ इतना होता है कि बंदा एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। तो उससे बचाने के लिए पहले भी हमने कोशिश की थी कि हम आपको बताएं, हमारे मुल्क के जो पहले वायरोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब, उनके पास लेके आए और आज भी हम उनके पास आए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है, आपकी दुआएं। डॉक्टर साहब कोरोना में आपने माशाल्लाह फ्रंट फुट पे जाके लोगों को बताया भी, और स्पेशली पंजाब के अंदर तो आपकी बड़ी खिदमात है कि आपने लोगों को समझाया कि कोरोना वायरस होता क्या है, इससे डरना चाहिए और कितना डरना चाहिए और एहतियातें क्या क्या होती हैं। इसी तरह अब एक मंकी पॉक्स की बीमारी का हम सुन रहे हैं, टीवी पे अभी आना शुरू हुई है, अभी खुदा ना खास्ता किसी के घर तक नहीं आई, लेकिन टीवी पे आ गई है और उसकी जो तस्वीरें हैं वो इतनी ख़तरनाक और दिल दहला देने वाली हैं। तो मैं डर गया, मैं इसीलिए आपसे पूछने आया हूँ कि ये है क्या मंकी पॉक्स? बट साहब बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पॉक्स वायरस ग्रुप है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स उसको सेपरेट रख दें, स्मॉल पॉक्स को। स्मॉल पॉक्स जो था वो उर्दू में कहते हैं स्मॉल पॉक्स को, लाकड़ा नहीं, लाकड़ा जो है वो उसको कहते हैं चिकन पॉक्स। अच्छा, स्मॉल पॉक्स को चीचक कहते थे, चीचक, और पंजाबी में माता कहते थे। ठीक है। वो चीचक जो थी वो कोई 2-1 हज़ार साल रही है हमारे साथ, और उसमें तकरीबन 10% लोग मर जाते थे। ठीक है, 2 से 10%, और हर एक को होती थी। और जिसके मुंह पे चीचक के निशान नहीं होते थे, लोग उसको रिश्ता नहीं देते थे कि ये तो कब्र के साथ इसकी शादी हुई है तो इसने तो मर ही जाना है। दिस इज़ ट्रू। और ये फिर वायरोलॉजिस्ट ने 200 साल तक मेहनत की, वैक्सीन दी, ठीक है, और 1977 में उसका खात्मा कर दिया। ठीक है। अब मसला ये था कि उसकी तरह के बहुत सारे वायरसेस जो थे मौजूद थे, बफेलो पॉक्स जैसे है, मंकी पॉक्स है, इसी तरह काउ पॉक्स था जहाँ से हमने वैक्सीन ली, तो ये मौजूद थे। और हमें डर ये था कि जब वो पॉपुलेशन, यानी जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र के लोग हैं जिनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगी हुई थी, वो तो प्रोटेक्टेड हैं इनसे, लेकिन आप जैसे लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी स्मॉल पॉक्स की, आप लोगों को ख़तरा हो सकता था उससे। तो हमारा ख्याल था कि कोई वक्त ऐसा आ सकता है कि ये एक दफ़ा फैलना शुरू हो जाएंगे। मंकी पॉक्स से जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम 1958 से इसको देख रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो अफ्रीका में भी सर्व किया जी, हुआ। बिल्कुल। मैं आपकी वो पिक्चर्स देख रहा था कि आप अफ्रीका में सर्व करके आए ना 2006 और 7 में। 2004 में भी था, 2006 में भी और 94 में भी था। अच्छा, मैं 3 टर्न्योर मैं अफ्रीका में रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के लिए। जब आप आर्मी में थे? आर्मी में था और वहाँ भी वायरल डिजीज़ के लिए, लासा फीवर के लिए और उससे पहले एड्स के लिए, तो वायरोलॉजी के कंट्रोल के लिए मुझे अफ्रीका भेजा जाता जी था। ठीक है। जी। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर ये इसके ओरिजिन जो है वो अफ्रीका है। 1958 से लेके ना 2009 तक जी ये जो ज़माना है 51 बरस का, 51 बरस का, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तक रही ये बीमारी। वहाँ पे है। केसेस होते रहे। उसके बाद फिर ये हुआ कि इक्का दुक्का केसेस हमें बाहर भी आना शुरू हो गया, नज़र आना। जी अब ये इसकी साइन सिम्टम तो स्मॉल पॉक्स की तरह के होते हैं और इस तरह दाने निकलते हैं और फिर आंवले बन जाते हैं, फिर वो छाले से बन जाते हैं, पीप पड़ जाती है, ये गदूद फूल जाते हैं। मंकी पॉक्स में गदूद ये फूलते हैं गले के, जो स्मॉल पॉक्स में नहीं फूलते। बुखार भी होता है और उसके बाद तक इसकी मार्टेलिटी जिसे कहते हैं ना, शरह अमवात बहुत कम थी स्मॉल पॉक्स से, 1% कह लें इसके करीब। लेकिन मसला ये था कि ये कुछ तेज़ी से फैली नहीं है इंसानों में। अच्छा, मंकी से इंसान में लगी। और मैंने पिछले बरस जब ये ख़तरा हुआ, गवर्नमेंट ने मीटिंग शुरू की, मैं बुलाया गया मुझे और टीवी पे भी, तो मैंने एक ही चीज़ कही कि आप ये फिक्र ना करेंगे ये उस तरह पैंडेमिक होगी जैसे कोविड थी। जी, जी। कोविड की तरह कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तक जो हमें केसेस वेस्ट में मिले हैं, यूरोप में या ब्रिटेन में, दूसरे कंट्रीज़ में, वो मिले हैं इसमें जो लोग रहते हैं छोटी छोटी घरों में, और बहुत सारे लोग जैसे मेल होमोसेक्सुअल्स में ये बीमारी तो उस वजह से फैली है कि ये बड़े करीब और बड़े गंदे बंदे रहते हैं। तो उन्होंने जब हुए हैं तो छोटे छोटे क्लस्टर्स हुए हैं, 3 केस हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, इस तरह। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका बड़े पैमाने पे इस तरह फैलने का चांस नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोविड आया हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब ये वायरस है तो उस ग्रुप का वायरस है स्मॉल पॉक्स का, जहाँ हमारे पास 200 साल का एक्सपीरियंस है। जी ठीक है। जहाँ हम ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। जी ठीक है। जहाँ हमारे पास स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है उसको प्रोटेक्ट करती है। जी ठीक है। तो कई चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं। हम रिंग वैक्सीन करते थे स्मॉल पॉक्स, अब वही काम कर सकते हैं जैसे वो करते थे। लेकिन मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमें एक बड़े पैमाने पर बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी फैलने की ख़तरा नहीं होना चाहिए। पिछले साल ये हुआ कि 1-2 केसेस जो जैसे आपने फरमाया कराची में हुए और शावर में एक आध तो हुए केसेस, लेकिन एक तो दफ़ा इन्होंने खौफजदा कर दिया। मुल्तान में जैसे एक था वो चिकन पॉक्स, जिसको काकड़ा दाकड़ा कहते हैं, वो उसकी फ़ोटोएँ लगा दी और ठीक ठाक इंक्वायरी शुरू हो गई निश्चर में। तो इस तरह का बाज़ लोग ऐसे मिलती जुलती बीमारियों की फ़ोटोएँ लगा के एक ख़तरा खौफ की घंटी बजा देते हैं। सोशल मीडिया ना वो उसमें फिर वायरल होने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। एज ए वायरोलॉजिस्ट जब मैं आपसे बात करता था कोविड के दिनों में, आपको याद होगा, तो मैं थोड़ा डराता था। आज आपने देखा मैं ज़रा सुकून के साथ। जी मैं वही देख रहा हूँ कि कोरोना में हम काफ़ी घबराए हुए, काफ़ी घबराया, और मैं भी घबराया हुआ था, क्योंकि इसलिए मैं घबराया हुआ था कि ये नया वायरस था और नई चीज़ थी जो इससे पहले देखी नहीं गई थी। तो हम परेशान थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है और एक्सपर्टीज़ कि डायग्नोज भी हम कर सकते हैं। किटें पिछले साल मंगवाई थी, वो ज़ाया हो गई हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं, फिर मंगवा लेंगे। और वैक्सीन भी इसकी हम कोशिश करेंगे WHO UN से मिल जाए, जो उनके पास। ये मंकी पॉक्स की स्पेसिफिक वैक्सीन होगी या कोई दूसरी वैक्सीन? देखिए उसमें बात ये है, जो स्मॉल पॉक्स था ना, उस वाली वैक्सीन यहाँ काम करती है और इसके लिए भी उसकी एक आध स्ट्रेन ऐसी हैं। उसकी वजह उसकी ये हुई थी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कहाँ से आई। अब 1797 में, आज से कोई 250 साल तो नहीं, 225 साल पहले, बरतानिया में एक शख्स है एडवर्ड जेनर डॉक्टर, उसने ये देखा कि जो लड़कियां हैं ना, ये जो ग्वालों की लड़कियां हैं, ये जो दूध होती हैं, ये बड़ी खूबसूरत होती हैं। बाकी जितनी भी लड़कियां हैं अंग्रेज़, उनके मुंह के ऊपर ना वो बने हुए हैं स्मॉल पॉक्स के निशान। अच्छा, इनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो उसने देखा कि ये जो काऊ होती है, इसके जो थन होता है, आर्डर जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, इसके ऊपर वो बन जाती थी काऊ पॉक्स, और इनके हाथ को धोने से इनको काऊ पॉक्स हो जाती थी। तो काऊ पॉक्स जब होती थी और हाथ के ऊपर, तो उसके बाद सारी उम्र के लिए महफूज हो जाती थी। उसी ने उसी काऊ पॉक्स के वायरस को आगे लेके उसकी वैक्सीन बनाई। ठीक है। फिर वो वैक्सीन की वायरस जो वैक्सीन यहाँ था, वो फिर रहा दुनिया में मुख्तलिफ जानवरों में। हमने एक मसला, हमें 20 साल पहले 25 साल पहले यहाँ लाहौर में आया, बॉर्डर के पास, बागा के करीब और उन गाँव में,
इसके साथ साथ रेलवे लाइन के, तो उधर जो भैंसें हैं ना, इनके अंदर बफलो पार्क्स थी। अच्छा। और उससे लोगों को लगती थी और हाथों तक और इधर थोड़े बहुत, तो फिर चूँकि मैं डर था कि कहीं ये ना फैल जाए। लेकिन जब तो उसके रिसर्च की गई तो पता चला कि वो वैक्सीन या वायरस जो वैक्सीन का था वो अभी तक भैंसों में फिर रहा है, इधर उधर चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सूरत हाल क्या है? एक केस तो कंफर्म है, बट साहब ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि कोरोना 80% में एसिम्प्टोमेटिक पता ही नहीं था होता और वो फैला रहे होते थे। यहाँ जिसको है उसका पता चल जाता है, उसके मुंह पे लिखा हुआ है। अगले 20-30 सालों में अगर 2 करोड़ लोगों ने मरना है तो किसी एटम बम से नहीं मरेंगे, वो किसी जरासीम से ही मरेंगे। नहीं, मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो एक तो इसकी मोर्टेलिटी रेट बड़ा कम है, इस पर बात नहीं हो सकती, लेकिन इसकी जो तकलीफ़ है जो इसके लोग उससे घबरा रहे हैं। तो ये मैंने देखा बच्चों को चीचक के टीके लगते हैं और वो अभी भी लगते हैं बच्चों को। अब नहीं लगते, हमने बंद कर दिए थे चीचक के टीके। चीचक के टीके सिर्फ अमेरिका और जो रूस की अफवाज के मुसल्लह अफवाज के लोग थे उनको लगते थे। उसके अलावा दुनिया में चीचक के टीके उन्होंने बंद कर दिए थे। ठीक है। लेकिन स्टॉक उसका था। हमारे पास जो पाकिस्तान में स्टॉक था, हमारे पास भी वो ख़त्म करवा दिया था एक मौके पे ना। अब इनके पास स्टॉक तो है, अच्छा प्रोपेगेट भी किया जा सकता है। मुझे अब थोड़ा सा वायरस लें वो वैक्सीन वाला, तो वो मैंने कहाँ से बनाना है, एक लेके ना ये बिछड़ा जो गाय का बच्चा है उसकी स्किन के ऊपर वैक्सीन बनाते थे। और बच्चे को लेटिन ज़ुबान में लातीनी में वच्छा ही कहते थे, VACCA। और वच्छा से ही वैक्सीन बना है। VACCINE। तो एक्चुअली ये अच्छा हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने बताया था, लेकिन चूंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, उसमें थोड़ा मसला होगा, ऐसी कोशिश करेंगे हमें बाहर से मिले। जी ठीक। लेकिन अगर बड़ी एमरजेंसी हो तो वो सारा जो तजुर्बा पिछले 200 साल का वो दोहराया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिछले साल भी मैंने कहा था गवर्नमेंट को भी कि आप भी निगोशिएट करें और मंगवाएं बाहर से वैक्सीन वगैरह, तो मिल जाएगी। लेकिन तो डॉक्टर साहब क्या फिर वो वैक्सीन अब हर बंदा लगवाएगा? नहीं, हम इस आखिरी दिनों में स्मॉल पॉक्स के जो काम करते थे वो था रिंग वैक्सीन। रिंग वैक्सीन ये हुई थी कि एक अगर केस हुआ है तो उसके साथ इर्द गिर्द जो केस हैं जिनको कांटेक्ट हुआ है ना उनको लगाते थे। और वो पूरा सिर्फ उस एरिया में स्कूल है ना, एक स्कूल में एक बच्चा आ गया है उसकी क्लास के बच्चों को लगा दी। एक फैमिली है उसकी बस उसके इर्द गिर्द लोगों को जिनके साथ उसका कांटेक्ट है, तो उस रिंग वैक्सीन के साथ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबको लगाने की जरूरत है। ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि हम उसे रिंग वैक्सीन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये था मतलब ये वी डिड इट इन दिस डेज ऑफ स्मॉल पॉक्स, हमने किया उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सूरत हाल क्या है, आपको इसके बारे में? देखिए मेरे पास इतना है कि 3 केसेस हैं, 3 में एक तो प्रूव हुआ है, वो आया है कहीं सऊदी अरब से और वो मर्दान में गया हॉस्पिटल में, स्किन स्पेशलिस्ट के पेशावर भेजा है उन्होंने, पेशावर से फिर NIH वगैरह में भी उसका डायग्नोज हुआ है। एक केस तो कंफर्म है, 2 केस और हैं जो अभी कंफर्म नहीं हुए जो उसके कांटेक्ट में थे। ये तो है इन दिनों की हालात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फैलता कैसे है, मतलब ये किसी स्किन से अंदर जाता है, कैसे जाता है? 2 चीज़ें होती हैं। स्मॉल पॉक्स की अगर मिसाल लें तो सांस के ज़रिए फैलता है, जिस तरह कोरोना है। यह कोरोना है, ठीक है। और दूसरा स्किन के साथ कांटेक्ट हो उससे फैलता है। ये दोनों तरीके हैं। तो ये जो शुरू में होता है ना, इंसान को बुखार वगैरह होता है, खांसी वांसी शुरू में, नज़ला जुकाम, उस वक्त भी वायरस एक्सक्रीट हो रहा होता है। तो ये दोनों तरीके से, एक और रेस्पिरेटरी सेक्रीशन से, लेकिन कोरोना थोड़ा सा दूर तक अफेक्ट करता है, ये करीब तक अफेक्ट करता है। इसमें क्लोज कॉन्टेक्ट जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ बड़ी बट साहब ये बड़ी अहम चीज़ है कि कोरोना 80% में एसिम्प्टोमेटिक पता ही नहीं था होता और वो फैला रहे होते थे। यहाँ जिसको है उसका पता चल जाता है, उसके मुंह पे लिखा हुआ है। इसलिए केस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान। और ये कितनी जल्दी, मतलब कितना टाइम लेता है ये शो होने में? नहीं, शो होने में 7-8 दिन लग जाते हैं,
तो उतनी देर में वो शेयर कर सकता है? और पहले उससे बीमारी से 2 दिन पहले तक वो जब उसको खांसी वासी या बुखार होगा, ऑब्वियसली होता ही है कि अगर किसी को बुखार वगैरह होता है, खांसी होती है इसके, तो घर में बैठ जाता है, फिर तो चलता नहीं है। तो इसमें वो वाली बात ये है कि यहाँ आइडेंटिफाई भी हो जाता है क्लिनिकली भी, और उसके बाद उसको फिर हम डरने की ज़रूरत तो नहीं है सर? मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि मैंने पिछले साल भी कहा था और वो बात वही साबित हुई। उन्होंने कहा जी ये हो जाएगा, वो जो मैंने कोई नहीं होगा, ठीक क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे एतमाद हैं, उस मामले में हम पूरे एतमाद नहीं थे। डॉक्टर साहब फिर WHO है, WHO अलर्ट जो इशू करती है ना, वो भी बड़े ज़रूरी इसलिए होते हैं कि जो भी डिजीज़ प्रेजेंट होती है जी, अच्छा, लेकिन मीडिया ने यहाँ बहुत फैलाया उसको। ये मसला ये है कि WHO में कौन होता है। हाँ 10 साल तक मैं पोलियो की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड का मेंबर था, ठीक है ना? ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स की ट्रुप्स की वर्ल्ड की कमेटी थी, टॉप मोस्ट ग्लोबल, उसका मैं मेंबर था। अच्छा, ये तो उधर भी हम ही होते हैं जी, ठीक है ना? तो वहाँ भी हम ही बात करते हैं, ठीक है, जब होते थे, और मैं बहुत सारी उनकी वर्ल्ड की कमेटी और रीजनल टास्क फोर्स में था, तो इसलिए वो वहाँ पे भी बाद औक़ात थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी भी लोग करते हैं, ज़्यादा उसको शोर करते हैं। हमारा मकसद, जो मेरे उस्ताद थे वायरोलॉजिस्ट अंग्रेज़ इंग्लैंड के, वो ये कहते होते थे हम शाक अब्जार्वर हैं, हमने शोर नहीं मचाना, हमने लोगों का शाक जो है उसको ऑब्जर्व कर। बिल्कुल ठीक है, आपने लोगों को एतमाद देना। आप क्योंकि डॉक्टर हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं। बिल्कुल, तो हमने जो सच्ची बात है वो बताएंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिर वो एक और फिक्रा याद आ गया ना किसी भाई का, उसने भी कहा था सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो जब उसने कहा घबराना नहीं है तो ज़्यादा मसले हो गए। तो ये घबराना नहीं है या नहीं घबराना, लेकिन मोस्टली जो बीमारी है ना वो असल में घबराने से शुरू होती है। जब आप घबराते हैं आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, वो इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे नज़र आता है, और अब आखिर आपकी चीज़ें जो सी हैं, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स जो से हैं, वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाना आज के शो का मकसद भी है कि ज़्यादा मत परेशान हो। अगर ऐसी चीज़ है तो ये बीमारी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 200 साल का एक्सपीरियंस है हमारा स्मॉल पॉक्स से लड़ते हुए, चीचक से लड़ते हुए, और किसी तरह के पॉक्स फैमिली का ये हिस्सा है, उससे लड़ते हुए हमारा एक एक्सपीरियंस है, और हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अगर नहीं भी होंगी तो हम मंगवा लेंगे, क्योंकि जो इंसान है उसके पास एक्सपीरियंस है पॉक्स से लड़ने का। तो ये पॉक्स फैमिली का एक हिस्सा है और वहाँ से ही आया। लेकिन अब ये जितना तकलीफ दे है, कितना तकलीफ दे हो सकता है, क्या क्या परेशानियाँ कर सकता है, वो सारी परेशानियाँ जानने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर जावेद अकरम के पास। डॉक्टर जावेद अकरम जो से हैं वो सूबाई साबिक वजीर रह चुके हैं, और अभी जो कमेटी बनाई गई है मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए पंजाब में, उसके भी सरबराह हैं। आए डॉक्टर जावेद अकरम के पास चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, साबिक सूबाई वजीर हैं, वजीर सेहत रह चुके हैं। अभी मंकी पॉक्स के ऊपर जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, पंजाब में भी मंकी पॉक्स के ऊपर अब हुकूमत ने सीरियसनेस शो करनी शुरू कर दी है, और आज सुबह आपकी कोई मीटिंग भी हुई थी। क्या डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखें भट्ट साहब, जैसे आपको पता ही है कि ये जो जिस फेज़ से हम गुज़र रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो हमने बहुत ज़्यादा कोताहियाँ की हैं, हम पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया के मुल्कों ने और उनके अवाम ने, कि हमने जब सीवरेज के पानी को दरियाओं में फेंकना शुरू कर दिया, समुद्रों में फेंकना शुरू कर दिया, दरख्तों को जलाना शुरू कर दिया, दरख्तों को फर्नीचर के लिए काटना शुरू कर दिया, तो उसके अलावा जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामलात हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा चाइना कंट्रीब्यूट उसमें सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो उसकी वजह से जब ये मौसमी तब्दीली आई, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर कंडीशन, चाहे वो फ्लडिंग की, चाहे वो बर्फ़ों की सूरत में, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग की सूरत में, ये आफतें आती रहीं।
और ये आफतें सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकती कि आपको फ़िज़िकली नज़र आती है, इससे जरासीम बहुत ज़्यादा उनके लिए मुफीद किस्म की नशो नुमा होती है, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। जी हाँ, तो इसीलिए कोविड-19 का भी आपको पता है कि इसी का नतीजा था। और आइंदा भी ये मंकी पॉक्स ना पहला है ना आखिरी है जरासीम। ये अगले 20-30 सालों में अगर 2 करोड़ लोगों ने मरना है तो किसी एटम बम से नहीं मरेंगे, वो किसी जरासीम से ही मरेंगे। नहीं, मैं तो खुद डरा हुआ हूँ, मैं डरा के मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। आप ये प्रोग्राम रख लीजिएगा, आर्काइविंग में फिर निकाल लीजिएगा कि ये जरासीमों ने आते रहना है, क्योंकि हमारी वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं और जरासीम जो हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन चीज़ों से, एंटीबायोटिक्स वगैरह से। तकरीबन ज़्यादातर जरासीमों का यही है। तो कोई ना कोई जरासीम, और ख़ास कर जब इंसान और जानवर इकट्ठे रह रहे हैं, हम चाइना में चमगादड़ों को पालते हैं, खाते हैं, तो इसलिए फार्मिंग करते हैं, हम बकरियों की करते हैं, और उनको भी हम मुर्गियों को एंटीबायोटिक इतनी देते हैं ताकि मुर्गियाँ मरे ना, तो वो एंटीबायोटिक उनके गोश्त में जाती है, फिर हमारे पास आती है तो रेजिस्टेंट हो जाती हैं, हमारी खुराक बन जाती हैं वो एंटीबायोटिक। तो देखें ये एक बहुत ज़्यादा, जिसको हम AMR कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसकी जब हम नेचर से प्ले करते हैं, जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें बनाई हैं, उनको हम खाद दे के प्लांट हेल्थ को तबाह करते हैं, केमिकल से एनिमल्स की तबाही कर देते हैं कि मोटा हो जाए एनिमल, मुर्गी मोटी हो जाए, वज़न ज़्यादा हो जाए, उसको स्टीरॉयड देंगे और उसको बाद में बहुत सारी एंटीबायोटिक के उनमें इन्फेक्शन ना हो जाए कि हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ना हो जाए, तो चाहे इंसानों को अच्छा जानवर लगे। और बाद में तो इन कंडीशंस में देखें कोई ना कोई जरासीम अनफॉर्चुनेटली हर साल, अल्लाह करे कि साल तक ही रहे, महीना नहीं मैं कह रहा, सर उठाता रहेगा और ग्लोबली ये आती रहेगी। मंकी पॉक्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? हम उतने ही आज प्रिपेयर्ड हैं जितने 2019 से पहले थे। हमें अपना हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि चाहे कोई भी बीमारी है वो अब्जॉर्ब कर ले। हर बीमारी में क्वारंटाइन की ज़रूरत होगी, क्वारंटाइन है कोई नहीं एयरपोर्ट्स पे। मंकी पॉक्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। जब मैं वाइस चांसलर था UHS का, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा दुनिया में इसकी हाइप क्रिएट हुई और पैनिक क्रिएट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त क्योंकि मैं खुद वाइस चांसलर था तो मुझे कमेटी बनाई गई उस वक्त की गवर्नमेंट ने मेरी सरबराही में, और अब इस गवर्नमेंट ने भी उसी कमेटी को रिवाइव किया, तो ये मेरी सरबराही में इन्होंने एक और कमेटी बनाई। आप सरबराह हैं इस कमेटी के? जी सरबराह हैं, और बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेंबर्स उन्होंने दिए जो पहले मेरे साथ काम कर चुके थे। जी ठीक है। तो ये बहुत अच्छी मीटिंग आज कोई 2.5-3 घंटे की हमारी हुई, जिसमें हमने बहुत सारी सब कमेटीज़ बनाई, और टीचिंग एंड ट्रेनिंग की बनाई, क्योंकि मैं डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को, पैरामेडिकल को, रेस्क्यू स्टाफ को, और जिन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है इन मरीज़ों को, और जो ख़ास कर ये क्योंकि इम्पोर्टेड दवाई आएगी बीमारी, तो वाघा बॉर्डर और बाकी बॉर्डर्स जो हमारे उनको कैसे सिक्योर करना है, और सबसे बढ़ के एयरपोर्ट्स को कैसे सिक्योर करना है कि उधर क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम उतने ही आज प्रिपेयर्ड हैं जितने 2019 से पहले थे। कोरोना के लिए हमने कोई सीखा नहीं है उससे, तो उतने ही हम वल्नरेबल हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है। ये नहीं कि हमने, देखें, हमें अपना हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि चाहे कोई भी बीमारी है वो अब्जॉर्ब कर ले। हर बीमारी में क्वारंटाइन की ज़रूरत होगी, क्वारंटाइन है कोई नहीं एयरपोर्ट्स पे। तो हमने यही कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी होटल्स नज़दीक ले,
और उनको नोटिफाई करे कि अगर क्वारंटाइन की खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ क्वारंटाइन कराया जाए। क्योंकि अब रातों रात तो बिल्डिंग्स नहीं बन जाएंगी। क्वारंटाइन तो हॉस्पिटल्स में तो नहीं करना चाहिए कि हॉस्पिटल में कर लो क्वारंटाइन, क्योंकि जो बीमारी लेके आए पूरे हॉस्पिटल में फैल जाए। तो इसलिए क्वारंटाइन एक उन लोगों का होता है जो ख़ासकर अफ्रीका से, कॉन्गो से जो आ रहे हैं, क्लॉड 1 या 2 की बीमारी, ये वायरस भी 2 किस्म की है। ये वही वायरस है, उसी फैमिली की है जिससे स्मॉल पॉक्स हुई थी। तो मॉन्की पॉक्स इसको इसीलिए कहते हैं कि एनिमल्स की भी है, ह्यूमंस की भी। एनिमल से स्विच होती है ह्यूमन को, सिर्फ मॉन्की नहीं, चौपाहे जितने भी हैं मैमिलियंस, इनसे हो सकती है। और ज़ाहिर है कि इसकी फिर जब ह्यूमंस में आती है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि अलामात आते हुए काफ़ी टाइम लग सकता है। 1 हफ़्ते से लेकर 3 हफ़्ते तक लग सकते हैं। तो 3 हफ़्ते आप फैलाते रहेंगे इनको। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जो फ़्लाइट्स इधर तो नहीं आती डायरेक्ट, लेकिन दुबई के ज़रिए आती हैं, सऊदी अरेबिया के ज़रिए आती हैं यहाँ बहुत। और जो केस पहला हुआ भी हमारा पेशावर का भाई जवान था, वो भी सऊदी अरेबिया से फ़्लाई किया था उसने, और उसको घर में ही क्वारंटाइन किया हुआ है और अब वो बेहतर है घर में ही। तो उसको जो रिंग उसकी बात की जाती है वैक्सीनेशन की, वो की गई है? नहीं, वैक्सीन तो अभी इसकी प्रोविज़न आज हमने कहा है पहली दफ़ा, क्योंकि अभी आज कल तो रात को तो ये कमेटी बनी है, तो आज हमने मीटिंग की है कि इसकी प्रोविज़न करेंगे जापानीज़ से। और एक और वैक्सीन है बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए, उसकी प्रोविज़न उसकी कमेटी बना दी है। जो डीजी ड्रग कंट्रोल है हमारे पंजाब के, वो WHO, यूनिसेफ, गैवी से बात करेंगे और डायरेक्टली उन कंपनी से भी हम बात कर रहे हैं। जो इसकी एक एंटीवायरल दवाई है जो इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ज़रूरत पड़ सकती है, अभी तो नहीं है, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस भी हैं उसके, ओरल भी हैं, वो वायरस को मारने की, वो भी नहीं अवेलेबल। वो भी हमने कहा है कि हम किसी ना किसी पाकिस्तानी कंपनी से कहेंगे कि छोटा सा बैच बना दे ताकि हमारे पास हो। तो प्रोविज़न के लिए एक कमेटी बनाई है इन चीज़ों की। PPE भी होने चाहिए हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इन सब फील्ड स्टाफ की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। और देर नहीं होगी इसके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तो इतने केसेस नहीं हैं, अभी भी इंशाल्लाह हम डेली बेस पे ये और अगर इसको इम्पोर्टेड ही है तो एयरपोर्ट्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर वहाँ कोई ऐसा बंदा आता है जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी है और ऐसे इलाकों से आ रहा है, अफ्रीका से आएगा तो दुबई से, लेकिन उसमें हमने इमिग्रेशन को भी इन्वॉल्व किया है, अपना FIA को भी, कि भाई वो उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो। और पहले हम कार्ड भरवाते होते थे जी, भरवाते, मुझे याद है। अब हमने कहा कि अब उनसे भरवाएं कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कौन सी है, वो वरना तो दुबई से लैंड करेंगे तो ठप्पा। तो हम उनकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री, अगर वो पिछले 15 दिन में अफ्रीका गए हैं, खासकर कॉन्गो। जैसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बड़ी एयरलाइंस हैं जो दुबई लेके आती हैं उनको, वो वहाँ से उसको नहीं कंट्रोल कर सकती? सर हमारे पास तो हमने एहतमाम नहीं किया, एहतमाम उन्होंने तो किया हो सकता ना। तो सर पूरे टर्मिनल देखें, हम उन पे नहीं रह सकते, हमें अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। चाहे वो बाय फुट बाई भी तो क्रॉसिंग होती है ना हमारे बॉर्डर्स में, लीगल और इलीगल दोनों किस्म की होती है, जानवरों की भी होती है। जब ये पिछली दफ़ा मॉन्की पॉक्स आई थी, ये ईरान से जो जानवर स्मगल होते हैं उनके ज़रिए आ गई थी। तो इसलिए हमारा मसला और है, हमारे पोरस चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, हमारी सर्विलेंस सिस्टम बहुत वीक है। वो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो? मैं कम से कम पंजाब गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है उन्होंने कमेटी बना दी, यही कर सकते थे, पूरा ही हमें रिसोर्स कर दिया। वज़ीर आला साहिबा ख़ुद इसकी ब्रीफिंग ले रही हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि वो तो यही कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी वगैरह या ये बाकी चीज़ें हैं बॉर्डर, ये तो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है और उनको हमने इन्वॉल्व किया है इसके साथ। वैक्सीनेशन और ये दवाइयों के बारे में आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? इसकी ये हम इंशाल्लाह आज हमने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो हमारी उम्मीद करते हैं 3-4 दिन में आ जाएगी। लेकिन इस वक्त ना कोई ऐसा मरीज़ है जिसको ये दवाई फौरी तौर पे मिलनी चाहिए,
ये तो सीरियस केसेस को है यहाँ कि रखी गई है। हाँ जी, और इसी तरह वैक्सीनेशन, मैस वैक्सीनेशन तो रिकमेंडेड भी नहीं है। सिर्फ हम हाई रिस्क इंडिविजुअल को, वो बच्चे जो कैंसर में मुब्तला हैं, छोटे बच्चे या ल्यूकीमिया में या किसी बीमारी और में मुब्तला हैं, उनको हम सिक्योर करेंगे। सबसे पहले हमने प्रायोरिटी बना दी है वैक्सीन्स की। बहुत बूढ़े लोग जो गुर्दे फेलियर या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, उनको पहली तरजीहात होंगी करने की। मैस लेवल पे हम वैक्सीनेशन नहीं रिकमेंड कर रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के टाइम का। डॉक्टर साहब की बात आपने सुन ली। सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा डॉक्टर साहब ने वो ये उठाया कि ये इम्पोर्टेड डिजीज़ है, बाहर से आ रही है, बाहर से कंट्रोल होगी। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर आपका कोई मेहमान बाहर से आया है, आपकी फैमिली में आपका कोई अजीज़ बाहर से आया है, तो उसको ज़रूर उसको ऑब्ज़र्व करें और उससे पूछें कि अगर वो खुदा ना खास्ता अफ्रीका की तरफ से आया है या किसी ऐसी जगह पे रह के आया है जहाँ उसका ताल्लुक या उसका मेल जोल हुआ है किसी अफ्रीकी नज़ाद मुल्क के साथ या वहाँ से आए हुए लोगों के साथ, तो वो अपने आप को कुछ देर के लिए क्वारंटीन करे या वो अपना कोई टेस्ट करवाए, किसी टेस्ट के किसी डॉक्टर के पास जाए और चेक करवाए कि कहीं वो डिजीज़ कैरी तो नहीं कर रहा, और अगर वो कैरी कर रहा है तो खुद को क्वारंटीन करे, यानी कि खुद को अलग थलग कर ले और अपने आप को दूसरी फैमिली से अलग कर ले। ये सबसे ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर आती है कि आपने खुद को बचाना है, उसके साथ साथ दूसरों को भी बचाना है। और अगर खुदा ना खास्ता आप इसमें मुब्तला हो गए हैं तो खुद को अलग कर लें ताकि बीमारी फैल ना सके और आपको और आपके प्यारों को ना लग सके। तो इसलिए ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत ये है। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो ये है कि खुद के साथ आपने दूसरों को भी बचाना है, आपने दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखना। ये नहीं करना कि उन्हें अगर बीमारी खुदा ना खास्ता लग गई है तो मैं जिथे मर्जी थुकदा फिर रहा, मैं लोगों जा रहे हैं, मैं लोगों को मिल रहे हैं, मैं लोगों को जफियाँ मार रहे हैं कि उन्होंने भी बीमारी लग जाए। तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये चीज़ जितनी आप करेंगे ना तो ये आप दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। और आपकी इस लापरवाही या इस शरारत की वजह से, मैं तो शरारत कहूँगा ऐसा करने को कि आप बीमारी कैरी कर रहे हैं और जाके किसी को मिल लें और जो आपको पता हो गया आपको बीमारी और ये छूत की बीमारी या लोगों को मिलें और लोगों से हाथ मिलाएं, तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये बिल्कुल ना करें। ये शरारत होगी और ये जुर्म होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, जानते बूझते हुए ऐसी हरकत करेंगे, जुर्म होगा और ये आपकी हरकत किसी के लिए जानलेवा हो सकती है। तो दरख्वास्त आपसे सिर्फ इतनी सी है, अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।